प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए। मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेम सिचुएशन जब पाकिस्तान में बनती है तो हम पे एक एलिगेशन लगता है या उन लोगों पे ये एलिगेशन लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान से गद्दारी है। बांग्लादेश के हवाले से हमारे पास जो अपडेट है उसमें ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं बांग्लादेश के जो थे उबैदुल हसन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जब उनको ये धमकियां दी गई मुजाहिरीन की तरफ से कि अगर इस्तीफा ना दिया तो फिर उनका घेराव किया जाएगा। इसी तरह सेंट्रल बैंक के जो चीफ हैं अब्दुल रऊफ तल्लुकदार, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनको अभी गवर्नमेंट ने कहा कि आप अभी कंटिन्यू करें कुछ अर्से के लिए। पुलिस चीफ भी नया आ गया है। खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान ने संसद से खड़े होकर भारत की तारीफ करने की भी मांग की है और भारत से दोस्ती की भी मांग को तेज बुलंदी से उठा दिया है। अब इनके बारे में आपको बताता चलूं तो ये जमाते उलेमा इस्लामी पार्टी के चेयरमैन हैं और जमाते उलेमा इस्लामी इस पार्टी में जितने आम लोग कार्यकर्ता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा अलग अलग छोटी छोटी बड़ी बड़ी मस्जिदों के मौलाना इनके कार्यकर्ता हैं, वही इनके ऑफिस बेयरर्स हैं, वही इनके रैंक होल्डर्स हैं। तो और वो जो मौलाना है वो नीचे कितनी तेज़ी से अपना मैसेज प्रोपोगेट करने की क्षमता रखते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो सियासी जमात है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और कट्टर भी मानी जाती है। ये अगर इनके जैसे लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से खूब गुब्बारे लगाई जा रही है। अभी देखो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इशाक डार ये ऐसा व्यक्ति है जो ज़बरदस्त सपोर्टर रहा है इस बात का कि इंडिया से ट्रेड होना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं जो दिखा रही हैं कि पाकिस्तान फिर से तड़प रहा है भारत से दोस्ती। ईस्ट पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना, हम सबको पता है। और जमात इस्लामी कोई नया जमात तो टेररिज्म का नहीं है, बहुत पुराना है। और पाकिस्तान में हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा गया है। और ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया। और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, शायद शोएब आपको वहां की भाषा नहीं आती होगी, लेकिन आमी खूब भालो करे जानी वहां के जो हिंदू हैं वो शेख हसीना से बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों मोहब्बत? हालांकि जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश बना था तब मोर देन 28% वहां पर माइनॉरिटीज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कम रह गए। वहां पर सिर्फ 8% माइनॉरिटीज रह गए। लेकिन वो 8% भी माइनॉरिटीज क्यों रहे? क्योंकि शेख हसीना अपने देश को संविधान के हिसाब से चला रही थी और कानून के हिसाब से चला रही थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत डेवलप किया था, बहुत इंप्रूव किया था और बहुत शिक्षित किया था। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश इकोनॉमिकल ग्राफ में कहीं ऊंचा पहुंचता चला जा रहा था और पाकिस्तान नीचे आ रहा था। और कई बार डिस्कशन में शोएब हमने भी ये डिस्कस किया कि आपके ही अंग से निकला आज बांग्लादेश को देखिए कि कहां पहुंच चुका है। और एजुकेशन पर शेख हसीना ने बहुत फोकस किया था और शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु उन्होंने भी बहुत फोकस किया था। लेकिन जिस हिसाब से एक 3 फुट का मौलाना अपने भड़काऊ प्रीच से, अपने भड़काऊ तबलीग से, अपने भड़काऊ इस्लामिक तबलीग से उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी। क्योंकि हमारा अल्लाह अकबर सच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर अल्लाह अकबर सच्चा हो तो उसे पाबंदी कहाँ से लगेगी? ये भी तो आप सोचें ना। जैसे कि हमारे अंदर नफाक नास, हमारे अंदर ये चीजें भरी पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, और हम अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। पहले हम अपने आप को तो प्योर करें ना। सही बात है। आप जानते हैं पिछले 5 दिन से जो है पुलिस स्टेशन पर कोई भी नहीं था, पुलिस स्टेशन खाली हो गए थे।
और ख़ास तौर पर ढाका के कोई पुलिस वाले जो है वहाँ ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अवाम जो है उनसे उनको डर था कि जो अवाम के अंदर बलवाई घुसे हुए हैं ये अटैक कर रहे थे पुलिस स्टेशन पे। तो अब 12 पुलिस स्टेशन जो है वो दोबारा खुल गए हैं और उनमें काम शुरू हो गया है। इसी तरह से जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, बड़े मशहूर थे ये सलाउद्दीन अहमद, ये 2015 में फरार हो गए थे बांग्लादेश से। घबराए हुए हैं क्योंकि देखें, एक बैंक चलाना और चीज़ होती है, पूरे मुल्क को देश को चलाना और चीज़ होती है। तो अब वो कल घबराए हुए थे जब उन्होंने देखा कि हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और उनके घरों को आग लगाई जा रही है, उनकी लड़कियों को अगवा करके उनका रेप किया जा रहा है, उनके कारोबारों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके नतीजे में भारतीय सरकार को फिर जो है बांग्लादेश की ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसको वार्निंग देनी पड़ी कि भाई आप फौरी तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस वायलेंस को बंद करें। इस भारत की स्टेटमेंट का ये फ़ायदा हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश की वो फौरन सड़कों पे आ गई, उनमें एक हौसला पैदा हो गया, एक जज्बा पैदा हो गया। इस तरह से हिंदुस्तान की सरकार ने बांग्लादेश की इस बुरी हुकूमत को, इंटरिम गवर्नमेंट को चुनौती दी है कि हम परेशान हैं कि हिंदुओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इसको फौरी तौर पर जो है वो इस पर काबू पाया जाए। और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट का जो ये मोहम्मद यूनुस है प्राइम मिनिस्टर, इसने भी बयान दिया, सारे हरकत में, पूरी मशीनरी हरकत में आ गई और सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो सड़कों पे आ गई, उसको हौसला हो गया कि हम अकेले नहीं हैं। मैं यही बात भारतीय सरकार से मई से भी पहले, यानी अप्रैल से, उससे भी पहले से इस साल इसका नोटिस लेती भारतीय सरकार, तो ये तहरीक बहुत और ज़्यादा तेज़ हो जाती, बहुत तेज़ हो जाती और उसका एक रुख बनता। लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा भारतीय सरकार ने ऐसा करने से क्यों हिचकिचाहट महसूस की। बहरहाल तारीख में जब लिखी जाएगी तो ज़रूर बीच के लोग जो होते हैं, अंदर के लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो ये बातें उगल देते हैं, बता देते हैं कि उस वक्त बैक डोर चैनल क्या चल रहा था और फ्रंट डोर पे क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कर्जे इन्होंने दिए बांग्लादेश में, तकरीबन $100 मिलियन के कर्जे, छोटे छोटे कर्जे इन्होंने दिए देही इलाकों में औरतों को, और वो औरतों ने इन्वेस्ट किए, उससे उन्होंने कारोबार चलाए छोटे मोटे, वो सारा कुछ। लेकिन यहाँ दो बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ या आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये कि बैंकिंग सिस्टम जो होता है या साहूकारा सिस्टम जो है, इसका मकसद लोगों की वो नहीं होता जिंदगी को बेहतर करना, ये मोटिव नहीं होता उसका। उसके नतीजे में वो हो जाए तो ठीक है। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान ने भारत की तारीफ करने का काम किया है। जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि इतना बड़ा मौलाना फजलुर रहमान की कितनी बड़ी सियासी जमात है, कितना बड़ा इनका राजनीतिक दल है, और इनके बिना कोई भी सरकार में यूजुअली बैठ नहीं पाया। इनका जो है बहुत ही अहम योगदान रहा है, चाहे अभी वाली सरकार देख लो, इसके पहले वाली देख लो, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा। खास तौर पर जो इनकी पार्टी है उसके कार्यकर्ता आम लोगों से ज़्यादा अलग अलग मस्जिदों के मौलाना हैं, वो भी खास तौर पर जो देवबंदी मौलाना हैं, उनके बीच में इनकी ज़बरदस्त पकड़ है। लगभग हर पाकिस्तान के अंदर देवबंदी मौलाना इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है, कई तो इनके ऑफिशियल कार्यकर्ता ऑफिस होल्डर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी पाकिस्तान में, मौलानों की कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आखिर किस तरीके से चीज़ें फैलती हैं। ऐसा व्यक्ति भी अगर भारत की तारीफ कर रहा है तो आप सोच के देखिए भारत का जो है कितना ग्राफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा ही एक दिन मौलाना फजलुर रहमान जैसा व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा है कि हाँ भारत से ये वो, तो ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं फिर से भारत से दोस्ती, ये लोग फिर से चाह रहे हैं कि हमको मौका मिल जाए, क्योंकि नवाज शरीफ का जो कार्यकाल रहे हैं पहले भी, उसमें हमने एक चीज़ खास कर देखी है, वो ये है कि भारत से दोस्ती करने की मांगें सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ कार्यकाल में उठी हैं। सबसे ज़्यादा मांगों से ज़्यादा मैं कहूँगा एफर्ट्स भी सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ के द्वारा हुए हैं, मगर पीठ पीछे से भारत के खिलाफ साजिश रचने में भी नवाज शरीफ नंबर 1 रहे हैं। अगर आप देखो, अटल जी ने जब बस चलाई थी तब नवाज शरीफ था, मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब नवाज शरीफ को बुलाया था, तो कई चीज़ें रही हैं, मगर
सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने देखा इसी नवाज शरीफ के कार्यकाल में हुई, और उसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जो यानी कि उरी अटैक हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और साथ साथ में कारगिल की वॉर को हम देख लें वो भी इसी नवाज शरीफ के टाइम पे हुई। तो ये कितना बड़ा ऐतिहासिक दोगला है ये हर कोई व्यक्ति जानता है, तो इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाएगा।